लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पारित कराने की होगी कोशिश। वहीं राज्यसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक समेत कई विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें जारी। राज्यपाल ने कहा उन्हें लोगों की समस्या की पूरी जानकारी। अधिकारियों को राहत शिविर में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश। अगले 4-5 दिन तक देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में भारी बारिश का अनुमान। झारखंड और उड़ीसा में आज तेज बारिश की संभावना। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की चेतावनी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आज से मैसूरू में शुरू होगा T20 समिट। 3 दिन तक दुनिया भर के टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। नाइजर में सैन्य तख्तापलट का समर्थन करने वाले लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर किया हमला। समर्थकों ने पुतिन जिंदाबाद के लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। और एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 249 रन। इंग्लैंड को जीत और सीरीज बराबरी के लिए लेने होंगे सभी 10 विकेट। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत है और आज एक बार फिर संसद का सत्र नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा। ये बात अलग है कि मौजूदा मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार कुछ जरूरी विधेयक पारित करा रही है। अभी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी दोनों सदन में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया और दोपहर होते होते संसद का सत्र पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बात करें आज की तो बेहद अहम विधेयक दोनों सदन में पेश और पारित करने की सरकार की कोशिश होगी। पहले बात लोकसभा की, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर पारित कराने के लिए रखेंगे। तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत ए या एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और अनाधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आज भी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। उच्च सदन में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता विधेयक 1961 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सभी विधेयकों को पारित करा लिया जाए। तो संसद इस सप्ताह एक और हंगामेदार सत्र के लिए तैयार है, जिसमें दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में ले जाने से पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट हुआ है।
गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश कर सकते हैं, जिसके पारित होने पर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी का नियंत्रण एक बार फिर मिल सकता है। और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 21 सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। ये प्रतिनिधि मंडल 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर इम्फाल पहुंचा था और उसने चूड़ा चांदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम स्थित राहत शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल की यात्रा संपन्न हो गई है और उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्यपाल को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने मणिपुर में प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अधिकारियों को राहत शिविरों में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अगस्त को पुणे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह दागडू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर में प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। वे पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमवाई घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 पीएमवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। और मानसून की बारिश देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में तेज और बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच कल राजस्थान के सीकर जिले के दांता रामगढ़ में सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाकों में कल मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। T20 शिखर सम्मेलन थिंक इंडिया के लिए मील का पत्थर कार्यक्रम है। T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से मैसूरू में किया जा रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। थिंक 20 T20 G20 का एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है, जो G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए एक विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। वहीं T20 अनुशंसाओं को नीति के रूप में निर्मित भी किया जाता है, जो G20 कार्य समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के प्रतिष्ठित टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञों का सम्मेलन होगा। ये व्यापक अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन,
पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद में सुधार जैसे मुद्दों सहित भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर विचारों और अंतर्दृष्टि को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। G20 के एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आज समापन होने वाला है, जो कि 29 जुलाई से जयपुर में आयोजित हो रहा है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वहीं G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं C20 शिखर सम्मेलन के आज समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल शाम तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। ये संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITR के आंकड़े को पार कर गई। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। और आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से 26.76 लाख ITR रविवार को दाखिल किए गए। विभाग ने कहा कि ITR दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं की लगातार मदद की जा रही है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 ने पिछले वर्ष के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष की यात्रा अपनी व्यवस्था, सेवाओं और सावधानीपूर्वक प्रबंधन के कारण एक सफल यात्रा साबित होती दिख रही है। रविवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की कुल संख्या 3,65,721 से अधिक है, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। ऐसे में 31 अगस्त को यात्रा के समापन तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हर जगह आधारभूत ढांचे के विकास को रफ्तार मिली है। शाम के वक्त श्रीनगर के झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी रात में इस खूबसूरत रिवर फ्रंट पर घूमने आते हैं। DD न्यूज़ संवाददाता रामा त्यागी ने श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय युवाओं से कश्मीर में आए बदलाव को लेकर की बातचीत। हम आ चुके हैं श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर। बेहद खूबसूरत है, खासकर जब रात को आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है। चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देगी। बहुत ही वेल प्लान्ड वे में इसको बनाया गया है और इस तरह से आपको युवा यहाँ पर देखने को मिलेंगे गुनगुनाते हुए, यहाँ पर गीत गाते हुए। यहाँ पर ये युवा हैं, अक्सर यहाँ पर बैठते हैं, गाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स है जहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं। और रात को यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि ये 10, 11, 12 बजे तक काफ़ी लेट तक यहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं। ये रिवर फ्रंट पहले कैसा हुआ करता था? पहले इतना डेवलप नहीं था, अभी डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है इसमें। हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो ग्रुप है किसी सेंटर से जुड़ा हुआ है या आप बस अपने आप ही गाना? नहीं, हम गाते हैं। एक्चुअली हमारा जो रूम है वहाँ पे हम करते हैं पहले प्रैक्टिस, फिर जाते हैं ऐसे पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे गाते हैं। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम, आशिका मैंने जीना मेरे हमदम।
और यहाँ पे बहुत कुछ लगा दिया है गवर्नमेंट ने। और ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, मेरे फ्रेंड्स है, हम आर्टिस्ट है। कश्मीर आइए, यहाँ की नेचर ब्यूटी को देखिए, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। मेरे साथ शाम बिता कर तो रिवर फ्रंट के बारे में हमें ब्यूटीफुल है, जैसा आप देख सकते हैं। कश्मीर वैसे भी ब्यूटीफुल है, कोई डर की नहीं कोई डर की बात नहीं है। ये बस फैलाया जाता है कि डर है, डर कोई नहीं है। आप खुद देखिए ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। उम्मीदें कुछ बाकी है मुझे हैं और रिवर फ्रंट का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ा बदलाव ये यहाँ पर है। आप हमें बताइए कि किस तरह का बदलाव ये आप देख रही हैं? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट और जो सिंगल सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। मुझ जैसे दिल्ली से मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सेफ्टी है यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो इट्स लाइक जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाटर फ्रंट बनाया है। और ये एक जो बदली हुई तस्वीर है, ये अपने आप में कश्मीर अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको दिखाती है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसी जगह की तरह। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। यकीनन बेहद सुखद तस्वीरें यहाँ पर कश्मीर के रिवर फ्रंट से, तो आपको भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और 16 साल के आंतरिक फिलिस्तीनी विभाजन और एन्क्लेव में लंबे समय से चले आ रहे बिजली संकट को खत्म करने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने गाजा में रैली की। दूसरी तरफ काहिरा में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी गुटों और फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के नेता इस्माइल हानिया और अन्य गुटों के बीच विभाजन की दरार को भरने के लिए एक बैठक हुई, जो बेनतीजा समाप्त हो गई। अब्बास और हानिया 2007 के बाद से विभाजन की दरार को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। नाइजर में सैन्य शासन लागू होने के बाद लोगों ने फ्रांस के प्रति गुस्सा जाहिर किया है। सैन्य तख्ता पलट का समर्थन करने वाले हजारों लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास से बोट को हटा दिया। इसकी जगह पर रूसी और नाइजीरियाई झंडे लगा दिए और रूस के समर्थन में नारे लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के कार्यालय ने घोषणा की कि नाइजर में फ्रांसीसी व्यक्तियों या कार्यालयों पर हमला करने वाले लोगों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट उत्तर पश्चिम बाजौर जिले के खास शहर में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभा में हुआ। सम्मेलन के लिए 400 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। शुरुआती जांच के आधार पर पाकिस्तान पुलिस ने कहा कि ये एक आत्मघाती हमला था। विस्फोट में खार में JUIF के प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह जान की भी मौत हो गई। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी PM ने इस घटना की निंदा की है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां मैच लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। चौथे दिन के आखिरी तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 135 रन बना लिए। दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। आज ऑस्ट्रेलिया 135 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए 249 रन की जरूरत है। वहीं इंग्लैंड को सीरीज बराबरी पर लाने के लिए मैच हर हाल में जीतना होगा। आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। आप भी देखिए भस्म आरती।
वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। और दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन महीने के चौथे सोमवार को भक्तों ने पूजा अर्चना की। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।